बुद्धाय। भंते जी को प्रणाम। और सभी इस क्लास में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिका सबको मेरा सकलम जय भीम। आज के क्लास में हम पाली भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पहले देखा है कि जो हम वाक्य का पहला प्रकार जो है कर्ता और क्रियापद, उस प्रकार को हम सीख रहे हैं। तो उसमें कर्ता के रूप में हमने जो सर्वनाम देखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में, तो वो सो, सा, त्वं, तुम में और अहंग, मयंग, ये कर्ता के रूप में पुरुष के अनुसार हमने देखे हैं। फिर बाद में हमने कल जो क्लास हुआ तो उसमें हमने सर्वनाम के बजाय हमने विशेष नाम, मतलब जो नाम रहते हैं, नाउन्स रहते हैं, मतलब नर होता है या पुरुष होता है या वाणिज होता है, बालक होता है, धारक होता है, ये जो ऐसे शब्द जो है, नाउन जो शब्द है, मतलब वो अकारांत शब्द जो है, अकारांत मतलब मैंने जो भी अभी शब्द मैंने कहा है वो सब अकारांत है। अकारांत का मतलब होता है शब्द शब्द के उच्चारण के बाद आखिरी में, मतलब लास्ट, अंत में अ स्वर का उच्चार होता है, तो उस शब्द को अकारांत शब्द हम कहते हैं। तो हम अकारांत शब्द के बारे में, नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि उनको सेंटेंस में कैसे लाना है और कौन सा प्रत्यय लाना है। तो हमने देखा विभक्ति के तौर पर, हमने देखा प्रथमा विभक्ति के तौर पर कि हमने जो अकारांत शब्द है, बुद्ध है, पुरुष है, नर है या वाणिज्य है, ये सारे जो शब्द है ये अकारांत शब्द है। तो उसको, उन्हें हमने ओ प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन में लगाया और अनेक वचन में हमने आ प्रत्यय लगाया। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये हरदम, मतलब जब तक आप पाली पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तब तक आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रथमा विभक्ति का जो प्रत्यय होता है एक वचन में वो ओ होता है और अनेक वचन में आ होता है। लेकिन ये ओ प्रत्यय और आ प्रत्यय हमें सिर्फ अकारांत शब्दों को ही लगाना है। अकारांत नाउन जो होते हैं, नाम जो होते हैं, उसे ही लगाना है। हम सबसे पहले अकारांत शब्द ले रहे हैं, उसकी विभक्ति हम ले रहे हैं। तो हमने प्रथमा विभक्ति के तौर पर अपने बालको गच्छति, वाणिजो पश्यति, सूर्यो दिशति, ऐसे जो शब्द वाक्य हमने बनाए कर्ता और क्रियापद के रूप में। तो अभी थोड़ा हम उसमें ही थोड़ा एक एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम आज दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार मतलब सेंटेंस का, वाक्य का जो दूसरा प्रकार है, वो प्रकार कौन सा है? कर्ता, कर्म और क्रियापद, मतलब वर्ब। तो ये तीन शब्दों को हमें सेंटेंस में लाने हैं। तो इस प्रकार का वाक्य हमें कैसे लिखना है, किसकी जगह कौन सी है और उसका मीनिंग कैसे निकालना है, ये हमें अभी आज सीखना है। तो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी आपको कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द दे रहा हूँ और उसको, उसे हम उसका इस्तेमाल, मतलब प्रथमा विभक्ति में करके, यानी कर्ता के रूप में हम वाक्य बनाएंगे। ओके। तो पहला शब्द है तापस। तापस,
तापस का मतलब होता है तपस्वी। आप लिख लीजिए सब स्टूडेंट। वैद्य मतलब वैद्य, मतलब डॉक्टर। थर्ड इज लुद्धक। लुद्धक, इसका मतलब होता है शिकारी। फोर्थ वन इज वानर, और इसे हम मक्कट भी कह सकते हैं। मक्कट मतलब बंदर किंवा या माकड़, हम मराठी में माकड़ कहते हैं। फिफ्थ वन आचरीय, मतलब टीचर, शिक्षक। सिक्स वन सिंह। सिंह मतलब लायन। हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, सिंह। सेवन अजगर, इस बकरी। एट वन इज लाभ। लाभ तो नहीं, लेकिन कुदाल। कुदाल, ओके, मतलब कुदाली या कुदळ। ये शब्द मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग के रूप में हमने हमने दिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको वर्ब, वर्ब जो है, वर्ब मतलब क्रियापद दे रहा हूँ। रोदती मतलब रोता है। लभती मतलब प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। ददाती मतलब देता है, देता है। किळती, किळती मतलब खेलता है। आकड्ढती, आकड्ढती, आकड्ढती मतलब खींचता है, खींचता है। हंसती मतलब हंसता है। पविसती मतलब प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। नहायती नहायती मतलब नहाता है, नहाता है, नहाता है। और पजहती मतलब त्याग करता है, करता है। मैंने आपको सीधा सीधा आपको वर्ब दे दिया है, मतलब टी लगाकर मैंने आपको वर्ब दे दिया है। नहीं तो मैं मूल धातु आपको देने वाला था, लेकिन टी लगाकर एक वचन जो प्रथम पुरुष का जो प्रत्यय है ती, वो लगाकर मैंने आपको क्रियापद दे दिया है। तो सिर्फ आपको अभी ये यहाँ पे जो है करता है, और ये क्रियापद है। ओके। तो तापस, अगर हमने तापस अगर करता लिया, तो
वाक्य में उसको उसे लाने के लिए हमें वो क्रिया करने वाला है, तो हमें एक वचन में हमें क्या करना चाहिए, इसे ओ प्रत्यय लगाना चाहिए। मतलब तापसो, तापसो क्या करेंगे, कौन सा क्रियापद लेंगे, कौन सा भी लीजिए, रो, रो दती, इसका मतलब हो गया तपस्वी जो है वो रोता है। देन वेज, वेज जो है उसको हम ओ प्रत्यय लगाएंगे तो ओ हो जाएगा वेज्जो, तो वेज्जो लभती, तो इसका मतलब हो गया डॉक्टर प्राप्त करता है, मतलब वैद्य, वैद्य प्राप्त करता है, करता है। बुद्धक, ये सब जो शब्द दिए हुए 8 शब्द, तो ये सब अकारांत शब्द है, तो इसीलिए हम ओ प्रत्यय लगाएंगे। तो लुद्धक, लुद्ध को, किड़ती, किड़ती का मतलब हो गया है शिकारी खेलता है, खेलता है। वानर, मक्कट, ये भी आकारांत है, तो अगर हम मक्कट लेंगे तो उसे ओ लगाएंगे, मक्कटो, मक्कटो हसती, हसती, मतलब बंदर क्या होता है, बंदर हंसता है। आचार्यो, आचा, आचर्यो, यहाँ आचार्य, आचार्य को ओ लगा दिया, प्रथम विभक्ति ओ प्रत्यय, तो आचार्यो हो गया। तो आचार्यो पवि सती, आचार्य प्रवेश करते हैं, आचार्य प्रवेश करते हैं। ओके। सिंह, सिंह पजहती, पजहती, मतलब सिंह त्याग करता है, त्याग करता है। अज मीन्स बकरी, अजो, ये पुल्लिंग शब्द है, बकरी का नहीं यहाँ पे ये हो सकता। अजा, अजा अगर लिखा हमने तो बकरी होता है। तो अजो मतलब पुल्लिंग, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बकरी को क्या बोलते हैं, बकरा, बकरा बोलते हैं शायद। तो अजो नहायती, मतलब बकरा नहाता है। ओके। और कुद्दल, मतलब कुदाल, मतलब कुदल, मतलब ये हम कोई जमीन खोदने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके हम कुद्दल कहते हैं, कुदाल, कुदालो ददाती, मतलब कुदल, कुदल दे, देता है। मतलब यहाँ पे कुदल जो है ये करता है, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि कोई किसी को कुदल, कुदालो देता है, मतलब ये अभी हमने ये समझने के लिए लिया, ये सब क्रियापद लिए है और कर्ता लिए, तो इसी तरह हमें ये सब
कर्ता और क्रियापद, कर्ता प्लस क्रियापद के जो भी सेंटेंस है हमें इसे बनाना है। तो ये सब जो है ये सब एक वचन में है, एक वचन में है। तो हमें ये, अगर हमें अनेक वचन में बनाना है तो हमें कर्ता भी चेंज करना पड़ेगा और क्रियापद भी चेंज करना पड़ेगा। तो तापसों का तापसा हो जाएगा और रोदंती का रोदंती हो जाएगा, मतलब तापसा रोदंती। वेज्जा लभंती, लुद्धका किळंती, मक्कटो हसन, सॉरी, मक्कटा हसंती, आचार्या पविसती, सिंहा, आपलं सॉरी, आचार्या पविसंती, सिंहा पजहंती, अजा नहायंती, उद्दाला ददन ददा ददंती। ओके, तो इसी तरह हम इसे क्या करेंगे, अनेक वचन में हम इसे बना सकते हैं या लिख सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में जो भी प्रत्यय है ओ और आ वो हमें लगाना है अकारांत शब्द में, अकारांत शब्द में, और अनेक वचन में आ प्रत्यय लगाना है। और उसी उसी अनुसार, उसके अनुसार अगर एक वचन में हो तो प्रथम पुरुष का टी प्रत्यय हमें लगाना है। इसको इसे मूल धातु को ती प्रत्यय एक वचन में लगाना है, और अनेक वचन अगर करना है तो अंति प्रत्यय लगाना है। और ये सब कहाँ कब करना है, अगर वो सेंटेंस वर्तमान काल में हो तो इसके बाद अगर हम मध्यम पुरुष में जाते हैं या उत्तम पुरुष में जाते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि आपको वहां पे ती या अंति प्रत्यय नहीं लगाना है। और कर्ता भी आपको सिर्फ, अगर मध्यम पुरुष करना है, मध्यम पुरुष में अगर लिखना है तो आपको एक वचन में त्वंग जो है यही कर्ता लेना होगा। और आगे अगर हमें क्रियापद लेना है, रोद अगर लेना है तो हम रो द सी ऐसे ही लिखेंगे। ये जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ये सब प्रथम पुरुष एक वचन और अनेक वचन में पढ़ाया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में त्वंग जब भी करता आएगा तो आपको रोद को सी प्रत्यय लगाना होगा। और अनेक वचन में अगर तुम्हें करता आएगा तो उसे रोद को थ ये प्रत्यय वर्तमान काल का लगाना होगा। और अगर उत्तम पुरुष में हम देखें तो अहंग, अहंग अगर हम कीड़ धातु लेंगे तो अहंग किड़ामी, किड़ामी ऐसा हम लिखेंगे। और अगर एक वचन में लिखना है तो मयम किड़ामो, किड़ामो ऐसा हमें लिखना है। तो ये ध्यान में रखिए, ये सब हम जो अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा है, सीखा है, वो प्रथम पुरुष एक वचन और अनेक वचन का बात थी, मतलब पोर्शन था। लेकिन अगर त्वंग करता आए तो सी प्रत्यय मूल धातु को लगाना है, और कर्ता अगर तुम में आए, तुम में आ गया तो थो प्रत्यय लगाना है। और अगर उत्तम पुरुष की बात है तो उसमें मी और म एक वचन और अनेक वचन में हमें ये प्रत्यय लगाने हैं। तो ये ऐसा सब सीक्वेंसली आपको याद रखना है। ये हमने सब वर्तमान काल में सीखा। अभी मैंने आपको ती अंति सी थ मीम ये धातु को मैंने ये सब प्रत्यय लगाकर वर्तमान काल के बारे में हमने मैंने बताया। अगर हम भविष्य काल की बात करें तो सब
ये जो रोदती है, लभती है, ददाती है, ये सब क्रियापद जो है, मतलब मूल धातु है, रोद, लभ, दद, कीड़, आखंड। तो इसे हम भविष्य काल के प्रत्यय लगाएंगे, तो वो क्या है? इस्सति, इस्सन्ति, मतलब तापसो, तापसो रोदी, रोदिस सती, मतलब तपस्वी रोएगा उसका भविष्य काल में। और इसका अगर अनेक वचन में हम करेंगे तो तापसो रोदिस, रोदिस संति, रोदिस संति, इस्सति, इस्सन्ति, ये हमें प्रथम पुरुष के प्रत्यय हमें भविष्य काल में दिखते हैं। तो ये भविष्य काल के बारे में आपको प्रथम पुरुष के लिए ये प्रत्यय लगाने हैं। और अगर हम मध्यम पुरुष में आएंगे तो यहाँ पे इस्सी और इस्सथ, ये प्रत्यय हमें रोद को लगाने पड़ेंगे, मतलब त्वं रोदिस ससी और तुम्हें रोदिस सथा, ऐसा हम लिखेंगे। और अगर प्रथम पुरुष, सॉरी, उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो अहं किलिसामी और मयंग किलिसामा, ऐसा हम लिखेंगे। तो ये बात हुई भविष्य काल की, मतलब अनागत काल का प्रत्यय लगाने की। और इसी तरह अगर हम अतीत काल में जाए या भूतकाल में हमें ये सब सेंटेंस करने हैं, तो इसे भी हमें क्या प्रत्यय लगाने पड़ेंगे? ई, इंसु, ये प्रथम पुरुष के प्रत्यय जो है एक वचन और अनेक वचन के, वो लगाने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। या मध्यम पुरुष को हमें कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? मध्यम पुरुष अतीत काल में तो ई, इत्थ, और उत्तम पुरुष में इम, इम, ये हमें प्रत्यय यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर लुद्ध को आ, ये जो कीड़ जो है, तो हम इसे प्रथम पुरुष का ई प्रत्यय लगाएंगे तो लुद्धो को किड़ी, ये वाक्य सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मतलब शिकारी ने खेला, शिकारी खेला, ऐसा इसका मतलब अतीत काल में हो जाएगा। और अगर अनेक वचन में हम बात करेंगे तो लुद्ध का क्या हो जाएगा? किड़ी, किड़ी, सॉरी, किड़िंसु, किड़िंसु, मतलब शिकारी ने खेला, अनेक शिकारी जो है वो खेले, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने आपको सब कर्ता क्रियापद का वर्तमान काल में कैसे वाक्य बनाते हैं, ये भी हम मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर एक वचन है तो उसका अनेक वचन कैसे करना है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। और उसके बाद अगर वर्तमान काल के बजाय हम भविष्य काल के अगर हम वाक्य बनाएंगे तो उसे कौन से प्रत्यय लगाने हैं भविष्य काल के, वो भी हमने देखे हैं अभी। और उसके बाद अगर वही वाक्य, अगर वही सेंटेंस हमें अगर भूतकाल में करना है, अतीत काल में करना है, तो वो उसके लिए जो प्रत्यय है ई, इंसु, ई, इत्थ और इम, इमुआ, तो वो कैसे लगाने हैं ये भी हमने सीखे हैं, देखे हैं। तो इसी के बारे में अगर किसको कोई अभी डाउट है, क्योंकि ये जो पहला प्रकार जो है वाक्य का कर्ता और क्रियापद के रूप में, ये हम पोर्शन अभी समाप्त करने जा रहे हैं। मतलब ये अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इसके आगे मैं, इसके आगे अभी दूसरा जो टॉपिक है, मतलब कम्म का, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये किसको अगर समझ में नहीं आया होगा, या मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी जो बात है, तो वो भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज रेज योर हैंड। हम एक 2 मिनट और 5 मिनट में हम अगर किसी, मैं तो, मुझे तो नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट होगा या किसी को समझ में नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर ये समझा नहीं है तो प्लीज रेज द हैंड एंड प्लीज संदेश जी अनम्यूट जी जी। देन। हाँ, सर आवाज येतोय? हाँ, जी सर हे जसं आचार्यला आचार्यो केला
सिंहला हाँ सिंह का नाही केलं बोलले, मला लक्षात नाही आलं. हाँ हाँ, सिंह सिंहो. ओके ओके, ते लिहायचं राहून गेलं. अच्छा अच्छा, ओके. मला वाटलं मी. ठीक आहे सर, थँक्यू थँक्यू. नहीं, ओके ओके. हाँ. और अनिता जी. हा सर, मध्यम पुरुष आणि ते उत्तम पुरुष परत एकदा थोडं ब्रीफली एक्सप्लेन करा ना. हाँ, अतः मध्यम पुरुष जो है, तो मध्यम पुरुष का क्या अर्थ होता है? जो हमारे सामने बैठा हुआ है, हम उसे देख सकते हैं. जो भी आदमी हो, वस्तु हो या प्राणी हो, तो हम उसे मध्यम पुरुष के तौर पर देखते हैं. और कर्ता के रूप में त्वंग हम उसका कर्ता लेते हैं. और जो वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं टी, अंति, ती, थ और मी, म. ये जो है प्रथम पुरुष है. मतलब मेरे सामने नहीं बैठा हुआ है कोई, उस व्यक्ति के बारे में अगर वो जो भी क्रिया करता है, तो उस क्रिया के मूल धातु जो है उसे हम ये ती अंति प्रत्यय लगाते हैं. मतलब प्रथम पुरुष. जैसे कि हमने पज, पजह को ती लगाया, मतलब वो त्याग करता है. जो कौन त्याग करता है? कि जो मेरे सामने नहीं है, वो मुझे दिखता नहीं, तो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं. उसी तरह अगर मेरे सामने जो भी आदमी है, उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलता हूँ, तो उसकी जो क्रिया है वो बताने के लिए उस धातु को, मतलब अभी हस अगर धातु लिया, तो उस धातु को मैं सी प्रत्यय लगाऊंगा. यहाँ पे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मैं सी प्रत्यय लगाऊंगा. और अनेक वचन में थ प्रत्यय, मतलब हससी, त्वंग हससी, मैं ऐसे लिखूंगा. और तुम्हें हसथ, ऐसे मैं लिखूंगा मध्यम पुरुष के बारे में. और उत्तम पुरुष के बारे में, उत्तम पुरुष में हम कैसे करेंगे? अगर धातु, अगर मैंने लभ लिया, लभ, ये यहाँ पे लभ दिया है, तो उत्तम पुरुष में कर्ता जो है वो अहंग ही होता है. और अनेक वचन में मयंग होता है. तो अहंग अगर कर्ता हम लेते हैं, तो मैं ये मी प्रत्यय लगाऊंगा. और अनेक वचन में म प्रत्यय लगाऊंगा. मतलब अहंग लभामी, ऐसा हम लिखेंगे. अनेक वचन में क्या लिखेंगे? मयंग लभाम. तो इसी तरह ये जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, उसके जो प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय है यहाँ पे, इसमें कर्ता के रूप में कोई चेंज नहीं होगा. कर्ता तो यही रहेंगे, त्वंग अहंग तुम्हें मयम. लेकिन प्रथम पुरुष में आपको ये यहाँ पे देखिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पे नाम दिए हुए हैं. ये प्रथम पुरुष के, क्योंकि ये हमारे सामने नहीं है. हम जो कॉमन जो नाउन है, अकारांत, उसके बारे में हम कह रहे हैं. तो इसी तरह ये जो भी अकारांत शब्द होते हैं, तो उसे आ और अपना ओ और आ प्रत्यय लगाकर उसे प्रथमा विभक्ति के रूप में, मतलब कर्ता के रूप में, हम उसको वाक्य में लिखते हैं. ओके. और मोरे जी. जय भीम सर. हाँ जब, सर, माझा एक प्रश्न होता. हे जे तुम्ही आता सांगितलं मध्यम पुरुष, प्रथमा वगैरे, त्याचं काही व्याख्या असतील का? कधी ते यूज करायचं ते लक्षात नाही राहत. त्या लक्षात राहण्यासाठी असं काही व्याख्या असतील का याच्या, की मध्यम कधी यूज करायचं, प्रथम कधी यूज करायचं, मी आता उत्तम ते कधी मी यूज तेच करायचं? तर सांगितलं तुम्हाला. आता मी जे बोललो ना, तेच तर सांगितलं. तो नाही म्हणजे कधी यूज थोडं करायचा. लिहून दिलं तर बरं होईल. नोट करून घेऊ आम्ही. अच्छा, तुम्हाला लिहून पाहिजे? बरं, ओके, हो, ठीक आहे, मी लिहून लक्षात देतो. राहण्यासाठी. बरं बरं, ओके. हे मी क्लिअर करतो हे स्क्रीन. आता दुसऱ्या पेजवर मी लिहून देतो ऍड्रेस. ओके. लिहून घ्या. प्रथम पुरुष. जब हम
आता हिंदीमध्ये लिहून देऊ का कसंही मराठीमध्ये चालेल, काही चालेल, मराठी हिंदी दोन्ही चालेल. हिंदी मी लिहिलं तर मराठीमध्येच सगळ्यांना लिहून देऊ. कळेल. हा, हिंदी लिहिलं तर सर्वांना कळेल. ठीक है. जब हम हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं है और उसके बारे में हमें कुछ कहना है तो उस व्यक्ति को हम प्रथम पुरुष कहते हैं, मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके. जब हम हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं है और उसके बारे में हमें कुछ कहना है तो उस व्यक्ति को हम प्रथम पुरुष कहते हैं. मतलब अभी ये जो वाक्य लिखा, वेज्जो गामंग गच्छति, ये मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा. तो ये जो वेज्जो जो है, तो ये तो ये हमारे सामने नहीं है, ये हमारे सामने नहीं है, हम इसको देखते भी नहीं है, वो नहीं दिख रहा है. तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हमें कहना है तो उसका जो क्रियापद रहता है, उसका जो क्रियापद रहता है, तो उस क्रियापद के धातु को हम वर्तमान काल में टी और अंति, मतलब ये प्रथम पुरुष होगा. ये तो टी और अंति, ये क्रिया धातु को प्रत्यय हम लगाते हैं. ओके. ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये 2 क्लास में हो गया है, ये प्रथम पुरुष टी और अंति. तो ये जो वेज्जो है, ये कर्ता जो है हमारे सामने नहीं है, इसीलिए हम उसकी क्रिया को हमें दिखाना है, तो वो जो क्रियापद होता है तो उस क्रियापद को मतलब धातु को प्रथम पुरुष में ती और अंति, एक वचन और बहुवचन का जो वर्तमान काल का प्रत्यय होता है, वो हम यहाँ पे गच्छ प्लस ती मतलब गच्छति हो गया. अगर इसे हमें अनेक वचन में करना है तो वेज्जा गामंग गच्छन्ति, मतलब ये हमें अंति यहाँ पे लगाना है. अभी ये तो थर्ड पर्सन है, हाँ, ये तो थर्ड पर्सन है, मतलब हमारे सामने नहीं है. लेकिन अगर कर्ता जो है, मैंने त्वंग लिया, मतलब इसका मतलब होता है तुम. हम तुम कहा कब कह सकते हैं कि मेरे सामने अगर वो व्यक्ति है, तभी मुझे वो दिख रहा है, आई कैन टच हिम. हाँ, वो दिख रहा है, मैं उसे स्पर्श कर सकता हूँ, तो तभी हम उसे त्वंग कहेंगे या तुम कहेंगे. तो यहाँ पे कर्ता कौन आया? कर्ता कौन आया? त्वंग आया, मतलब ये क्रिया करना होगा. अगर मैं इसे कहूँ त्वंग गामंग गच्छति, त्वंग गामंग गच्छति, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ती तो सिर्फ प्रथम पुरुष में आता है. मतलब जो आदमी हमारे सामने नहीं है, व्यक्ति हमारे सामने है, उसके बारे में. लेकिन अगर वो त्वंग जो है, तुम मतलब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने है, तो हम उसे इस गच्छ को सी प्रत्यय लगाएंगे. ये सी और थ, मतलब ये मध्यम पुरुष के वर्तमान काल के प्रत्यय है, एक वचन में सी और अनेक वचन में थ. तो त्वंग गामंग गच्छ सीर हम यहाँ पे लगाए. ओके. अभी मध्यम पुरुष
कैसे इसकी व्याख्या क्या करेंगे हम? मध्यम पुरुष। जब जब हम हमारे सामने कोई व्यक्ति है, उसे हम देख सकते हैं, देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और अगर उसकी क्रिया को उसी उसी उसकी क्रिया को हमें कहना है तो वह व्यक्ति मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में आता है, या मध्यम पुरुष कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं। और इंग्लिश में हम उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन। ओके, तो यहाँ पे त्वंग जो है मतलब तुम मेरे सामने है, और उसके बारे में, उसकी क्रिया को हमें कहना है। वो क्रिया क्या कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है, मतलब गच्छ। तो उस क्रिया को वो कर रहा है, तो इसीलिए हम मध्यम पुरुष के जो वर्तमान काल की जो प्रत्यय है, सी और थ, सी एक वचन में और थ बहुवचन में, तो हम उसी को ही वहां पे गच्छ को लगाएंगे। मतलब त्वंग गामं गच्छसि। यहाँ पे ना थ लगेगा, ना अंति लगेगा, ना ती लगेगा। अगर वो लगाए तो वो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा। अगर इसी वाक्य को हम अनेक वचन में करेंगे तो तुम्हें, मतलब एक से ज्यादा, तुम्हें गामं। तो यहाँ पे अनेक वचन का प्रत्यय क्या है? थ है। तो हम गच्छ को क्या लगाएंगे? गच्छ थ। मतलब हम उसे कह रहे हैं कि आप लोग गांव को जा रहे, ऐसा हम कह रहे हैं। और यहाँ पे एक वचन में हम उसे कह रहे हैं कि तुम गांव जा रहे हो या जाते हो, वर्तमान काल में। ओके। और इसी तरह हम उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। तो हम जब हम खुद अपनी अपनी क्रिया को कहना चाहते हैं, तो मूल धातु को कहना चाहते हो तो ये मूल धातु नहीं, ये कहना चाहते हैं तो खुद को उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब एक वचन में अहं मतलब मी होता है, और अनेक वचन में मयम मतलब अम्मी मतलब हम होता है, ये कर्ता होते हैं। और अगर ये अहंग अगर कर्ता आ गया तो फिर यहाँ पे मैं उसका उदाहरण देता हूँ। अहंग गामं। अब ये जो गच्छ जो है, तो इसे यहाँ पे ना ती लगेगा, ना अंति लगेगा, ना सी लगेगा, ना थ लगेगा। यहाँ पे उसे मी और म
ये जो प्रत्यय है उत्तम पुरुष के वो लगेंगे। तो यहाँ पे अहं गामं गच्छामि, ये आ क्या कैसे होता है, ये पहले क्लास में मैंने पढ़ा है। अहं गामं गच्छामि मतलब मैं गांव जाता हूँ। हाँ हाँ। और अगर अनेक वचन में कहे तो मयं गामं, अभी क्या लगाएंगे, गच्छा। अनेक वचन में क्या है, प्रत्यय वर्तमान काल का म है, तो गच्छामि, मयं गामं गच्छामि। इसी तरह ये वाक्य यहाँ पे हो। तो इसी तरह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसी के आधार पर सब क्रियापद जो होते हैं, ये क्रियापद के प्रत्यय उसे लगते हैं। मतलब क्रियापद के प्रत्यय नहीं, काल के प्रत्यय, मतलब वर्तमान काल, भविष्य काल और अतीत काल, इसके प्रत्यय लगते हैं। तो हमने वो पहले ही सीखा है। वर्तमान काल के प्रत्यय प्रथम पुरुष के ती अंति होता है, मध्यम पुरुष का सीत होता है, उत्तम पुरुष का मीम होता है, और भविष्य काल में इस्सति, इस्सन्ति, इस्ससि, इस्सत, इस्सामि, इस्साम, और भूत काल में ई, इंसु, ई, इथ, इम, इम्मा। ये प्रत्यय जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसा इसका सीक्वेंस आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। और कर्ता के हिसाब से, कर्ता कैसा है, प्रथम पुरुष में है या मध्यम पुरुष में है या उत्तम पुरुष में है, तो उसी हिसाब से आपको ये प्रत्यय आपको लगाना है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष में है तो क्रियापद को ती अंत्य लगाना है। अगर मध्यम पुरुष में है तो सीफ लगाना है। अगर उत्तम पुरुष में है तो मीम लगाना है। ओके, लक्षात आलं का? कोणी प्रश्न विचारला होता? पुरुष लक्षात आले का? मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष? ज्यांनी प्रश्न विचारला त्यांनी हात हँड रेज केला. चला, आता यावरती जास्त वेळ घालण्यात काही अर्थ नाही, कारण हे मी आधी पण समजून सांगितलेलं, प्रथम पुरुष, पुरुष म्हणजे काय आणि वगैरे. ओके. ओके. सर हा. आवाज येतो? हा, सर एक डाऊट होता, जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना की आम्ही बोलू, आपण खेळू, तर इथे जे मयम मयम, एक मिनिट सर, मयम विहरती जर आपण बोललो तर त्यात काय? आम्ही मयम मयम म्हणून जर शब्द वापरला आपण करता, तर तिथे हा. आम्ही आणि आपण दोन्ही वापरता येणार की फक्त आम्हीच वापरता येणार? हे माझं दोघं डाऊट. नाही नाही, दोघं. आम्ही ओके सर, आणि आपण दोघं सारखंच आहे ना. सारखं झालं सर. ठीक आहे हो सर, हो, थँक्यू. हे अनेक वचन. ओके ओके. कोणाचा हँड रेज आहे संध्याची? हो. हा. वंदना स्वामीजी. एकच. हा नमस्ते सर. हा, सर नमस्कार. माझा प्रश्न काय होता की आपण जसं हे विचार केलं होतं पहिले सेंटेन्स, सो गच्छति ते गच्छन्ति, असं सो ते त्वं तुम्ही असं केलं होतं, अहं मयं हे केलं. तर या सेंटेन्सला आपण काय म्हणू, जे आता आपण करतोय की जिथे नाम दिलेले आहेत, म्हणजे बाल सो ते वगैरे नाही घेतलं आपण. मग याच्या सुरुवात जशी आपण राजा, वेज्जो, बालक यांनी होत आहे, जसं आकारांत नामनी, तर या सेंटेन्सला काय म्हणता येणार? हे जसं कर्तरी. आपण हे जे आहे ना, सो ते त्वं तुम्ही अहं मयं, हे कर्ताच्या रूपमध्ये आपण पुरुष समजण्यासाठी ते कर्ता म्हणून घेतले होते, पुरुष समजण्यासाठी. परंतु आता हे जे आपण विभक्तीच्या अनुसार, आलं लक्षात, विभक्तीच्या अनुसार आपण हे अशा प्रकारचे नाम जे आहे, अकारांत नाम जे आहेत पाली भाषेतले, तर ते जर आले तर आपल्याला अशा प्रकारे ओ आणि आ हे प्रत्यय त्याला जोडवून आपल्याला वाक्य तयार करावं लागणार. आता आपण म्हणजे विभक्तीकडे चाललो, आपण विभक्ती शिकतो आहोत. बरं. हो, पण नाही, माझं म्हणणं एवढंच आहे की आपण ते सो ते जे आपण सर्वनाम वापरतो
म्हणजे कर्ता जो आहे. पण या ठिकाणी काय जसं आपल्याला फक्त हे माहित पडलंय वेज जो आहे हे आपण स्पेशल घेतलेलं आहे. काय म्हणतात त्याला भूपालो वेज्जो हे घेतलेलं आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला मग ते मध्यम पुरुष आणि उत्तम पुरुष ह्याचे सेंटेन्सेस बनवायचं कामच नाही, कारण की ते वरचेच याच्यातले. तर जेव्हा हा करता असेल तेव्हा आपण त्याचे काळानुसार प्रत्यय लावू. म्हणजे हे Yes, दोन yes, सेंटेन्स yes. बनवायचे, याच्यात कामच नाही बनवायचं असं म्हणते मी. याच्यात हा फक्त हे गच्छती आणि अंतीच लावायचं, अंतिम बाकी वाक्य. बरोबर बरोबर. बरोबर बरोबर. ठीक हा आहे. हा बरोबर बरोबर. मग या सेंटेन्सची सुरुवात आपण कशाने होते म्हणतो? नामाने. नाम, आकारात कारण आपण कर्ता म्हणून नाम घेतलेले आहेत ना, आपण आकारांत शब्द जे आहेत ते नाम म्हणून घेतलेले आहे आपण सगळे बरोबर. लावून्स आहेत ते, नाही का? हो. वेजो आणि जेव्हा आपण तो ते आम्ही आपण हे म्हणतो, तर याला आपण काय म्हणतो? याला नाऊनच आहे. नाही नाही हे सर्व नाऊन आहे ना मॅडम, सर्वनाम. सर्वनाम, बरोबर. हो, हा ठीक आहे. सर्वनाम म्हणजे काय? नामाच्या ऐवजी येणारा शब्द जो असतो त्याला सर्वनाम म्हणतात. हे सो ते त्वं तुम्हे अहं मयं हे सर्वनाम आहेत. आलं लक्षात? आणि हे वेज्जो लुद्धको वगैरे हे नाम आहेत, नाऊन आहेत. समजलं? नाऊनच्या वेळेस आपल्याला ओ आणि आ हा प्रत्यय त्या नाऊनला जोडावा लागतो, तरच ते वाक्य व्याकरण बरोबर होतं. हो सर, हा ठीक आहे सर. आता बस इथे एवढं बघा, वेद्यो गामं गच्छति. आता वैद्य गावाला जातो हे तुम्ही वाक्य आहे. तर या ठिकाणी जर वेद्य तुम्हाला नको असेल, तुम्हाला नुसतं तुम्ही सो गामं गच्छति, तर असंही वाक्य बरोबर आहे. म्हणजे तो गावाला जातो, नाही का? आता तो म्हणजे कोण आपल्याला माहित नाही, सर्व नाम वगैरे जो आहे ते. किंवा वेद्यो गामं गच्छति म्हणजे वैद्य. तुम्ही आता स्पेसिफिक सांगतायत नाम की वैद्य गावाला जातोय. वाणिज्यो गामं गच्छति, नाही का? तुम्ही आता सांगतायत की कोण जातोय गावाला, तो वाणिज्य व्यापारी जातोय. तर तिथे हे व्यापारी वगैरे हे नाम आहे ना, अकारांत नाम आहे ते. आणि हे सो ते त्वं तुम्हे अहं मयं हे सर्वनाम आहे. हा ओके, ठीक आहे सर, थँक्यू. ओके ओके. हा तर आता आपण नेक्स्ट जो आहे आता इथे मी स्पष्ट लिहितो तुम्हाला, अकारांत शब्द, जे उदाहरणार्थ बुद्ध. ओके, बुद्ध अकारांत. आता इथे प्रथमा विभक्ती. ओके, इथे एक वचन आणि बहुवचन. आता इथे प्रथमा विभक्ती एक वचनामध्ये ओ प्रत्यय आहे आणि बहुवचनामध्ये आ प्रत्यय आहे. आणि ह्या प्रथमा विभक्तीचा अर्थ होतो कर्ता. म्हणजे जो, हाँ मतलब इसका मतलब होता है जो क्रिया करता है, जो खुद क्रिया करता है, जो क्रिया करता है, इसे हम कर्ता कहते हैं. ओके, ओ और आ. तो अकारांत शब्द जो है बुद्ध, तो ये भी अकारांत शब्द है. इसी तरह बहुत सारे पाली में अकारांत शब्द है, मतलब नर है या मनुष्य है या वाणिज्य है, लुद्धक है, जैसे अभी हमने देखे लुद्धक है, और तापस है, अभी हमने देखे. ये सब क्या है? ये अकारांत शब्द है. तो जब भी ये बुद्ध, नर, मनुष्य, वाणिज्य, लुद्धक, तापस, ये जब भी क्रिया करेंगे तो करेंगे तो उसे ये ओ एक वचन में प्रत्यय लगेगा. मतलब बुद्ध का बुद्ध हो जाएगा, नर का नरो हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्य हो जाएगा, वाणिज्य का वाणिज्य हो जाएगा, ऐसा. और अनेक वचन में बुद्ध का बुद्ध से आ जोड़ा तो बुद्धा हो जाएगा, नर का नरा हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्य हो जाएगा, ऐसा. इसी तरह वो होगा. और उसी हिसाब से हमें क्रियापद का वर्तमान काल का या
भविष्य काल का या भूतकाल का प्रत्यय हमें लिखना है, मतलब प्रथम पुरुष, क्योंकि ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। ओके, यहाँ पे त्वंग और मयंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मतलब ये हमारे सामने नहीं है, ये लोग, ये नाम जो है ये हमारे सामने नहीं। तो द्वितीय विभक्ति जो होती है, द्वितीय विभक्ति, उसमें जो प्रत्यय होते हैं अंग और ए, मतलब एक वचन में अंग होता है और बहुवचन में ए होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अंग का मतलब होता है अनुस्वार, मतलब हम अभी ऐसे लिखते हैं, अगर बुद्ध शब्द लिया तो बुद्ध शब्द हमने लिया तो बुद्धंग, ऐसा हम अंग जो प्रत्यय है इसे यहाँ पे जोड़ देंगे, बुद्धंग या नरंग या मनुष्य, मनुष्यंग। ये अंग प्रत्यय जो है हमने यहाँ पे, ये बिंदु है, इसी के रूप में इसे जोड़ दिया, बुद्धंग, नरंग और मनुष्य। तो अगर अनेक वचन में करना है तो बुद्ध प्लस ए करना है, तो क्या हो जाएगा उसका, बुद्धे, नरे या मनुष्य। मतलब बुद्ध प्लस ए बुद्धे, नर प्लस ए नरे, मनुष्य प्लस ए मनुष्य, ऐसा उसके शब्द बन जाएंगे। अभी ये द्वितीय विभक्ति का क्या अर्थ होता है, जैसे हमने देखा कि प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है कर्ता, मतलब जो क्रिया करता है, और द्वितीय विभक्ति का अर्थ जो होता है जिस पर क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, मतलब कर्म करते कहते हैं। जैसे कि अभी अभी हम जो वाक्य का दूसरा जो प्रकार है, मतलब कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद, इसी फॉर्मेट में हम अभी वाक्य सीखने जा रहे हैं या सीखेंगे। तो कर्ता जो है, तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति में जो भी शब्द आएगा उसे ओ या आ लगा के हम कर्ता बनाएंगे। लेकिन कम्म जो है, तो कम्म कैसे बनाएंगे, ये जो शब्द है अकारांत शब्द, उसके ऊपर ये बिंदु रखकर उसे हम कम्म बनाएंगे। और क्रियापद जो है, तो क्रियापद वर्तमान काल के जो प्रत्यय है, भविष्य काल के जो प्रत्यय है, अतीत काल के जो प्रत्यय है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के हिसाब से हम क्रियापद को, मतलब मूल धातु को हम उसके प्रत्यय लगाएंगे। तो ये जो कम्म जो है, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये तो डेफिनेशन हो गया। तो इसका अर्थ होता है, मतलब ट्रांसलेशन करने के वक्त आपको इसे बहुत जरूरी, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो वो स, ला ये एक वचन में और ना ये अनेक वचन में। मतलब अभी देखिए, अभी कर्ता के रूप में बुद्धो गच्छति, मतलब बुद्ध जाते हैं, मतलब क्रिया कौन कर रहा है, बुद्ध खुद चलते हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए वो कर्ता हो गए, नहीं क्या। तो अगर हम ऐसा बुद्धं लिखेंगे, बुद्धं शब्द अगर वाक्य में लिखेंगे, तो उसका मतलब हो गया बुद्ध को। नर को अगर हम अंग प्रत्यय लगाएंगे तो इसके हिसाब से ये सॉरी, मैंने मराठी में लिखा है और हिंदी में को हम लिखेंगे, को। हाँ, नर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, नरको, मतलब उसे। अगर मराठी में हम कहेंगे बुद्धास किंवा बुद्धाला, नर कहेंगे तो नरास किंवा नराला,
ऐसा हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग ध्यान में रखिए। ये स ला या ना अनेक वचन में, अगर अनेक वचन में हम करेंगे तो क्या क्या कहेंगे? बुद्धों, बुद्धों को, ये हिंदी में हो गया, लेकिन मराठी में हम कहेंगे बुद्धांना, बुद्धांना। ना, इथे ना ये विद्या है। नहीं तो नर को, नरों को, नरों को मतलब ये अनेक वचन में हो गया। हाँ, या नरान्ना, नरान्ना, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। मतलब आपको करना ही है। अगर पाली भाषा में का जो वाक्य जो है, जो लिखा हुआ है, आपको समझना है, तो आपको मराठी में या हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो द्वितीय विभक्ति का जो अर्थ है, मैं अर्थ या उपयोग कह रहा हूँ, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति का जो है, तो वो ने हम कहते हैं। हाँ, ने मतलब बुद्धा ने, बुद्ध ने, ऐसा ये होता है। तो द्वितीय विभक्ति में स, ला या ना, या हिंदी में को, ऐसा। अगर हम वाणी जो अगर लेते हैं, वाणी जो, वाणी जस अगर लेते हैं, तो इसे द्वितीय विभक्ति में हमें लिखना है एक वचन में, तो ये अंग प्रत्यय हम कैसे लगाएंगे? सिर्फ यहाँ पे उस ज के ऊपर हम बिंदु रख देंगे, तो वाणी जंग हो गया। तो वाणी जंग का मतलब हो गया वाणिज्य को, मतलब व्यापारी को, व्यापारी को, या व्यापाऱ्याला, किंवा व्यापाऱ्यास, व्यापाऱ्यास, इसका ऐसा वाणिज्य का मतलब हो गया व्यापारी को, या व्यापाराला, या व्यापारास, इसका ऐसा मतलब हो गया वाणिज्य। अगर हम लुद्धक लेंगे, सॉरी, ये वाणिज्य एक वचन में अंग लिया, और अगर हमें अनेक वचन में लिखना है, तो वाणिज्य, ऐसा मतलब वाणिज्य को हमने ये अनेक वचन का, ये जो बहुवचन का ए प्रत्यय है, वो यहाँ पे ज को जोड़ दिया, तो वो जे हो गया, वाणिज्य। मतलब अभी इसका मतलब क्या हो गया? अनेक, अनेक व्यापारियों को, आणि मराठी में अनेक व्यापाऱ्यांना। ओके, ऐसा इसका मतलब हो गया, मतलब अर्थ हो गया ये विभक्ति का। और अगर बुद्ध को हम अगर अनेक वचन में करेंगे, तो क्या होगा? बुद्ध प्लस ए, तो हो जाएगा बुद्धे। तो ये बुद्धे शब्द का अर्थ हो गया, क्या हो गया? बुद्धों को, बुद्धों को, या अनेक बुद्धास, अनेक बुद्धास, या अनेक बुद्धान्ना, इसका मतलब ऐसा हो गया। तो अभी ये जो अंग और ए प्रत्यय जो है, हम इसे कर्म के रूप में हम ये प्रत्यय शब्द को, अकारांत शब्द को हम इसे जोड़ेंगे, और कर्ता, कर्म और क्रियापद के बारे में ये ऐसा सेंटेंस हम अभी बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस अगर हमने लिया कर्ता के रूप में, अगर आचार्यो, आचरियो, ओके, ये हो गया कर्ता। मतलब ये, इसका मतलब समझिए कि ये जो है आचार्य, उसको ओ प्रत्यय लग गया, मतलब ये प्रथमा विभक्ति कर्ता के रूप में एक वचन में है, मतलब ये क्रिया करने जा रहे हैं, ये खुद क्रिया कर गया अभी आचार्य। ओके, अभी क्रियापद हम लेंगे गच्छति, मतलब हो गया आचार्यो गच्छति।
अभी ये ती क्यों लगाया हमने वर्तमान काल का? क्योंकि आचार्यों ये क्या है, ये हम जो है ये हमारे सामने नहीं है, नहीं क्या, तो इसलिए हम टी प्रत्यय यहाँ पे ये धातु गच्छ है इसको हमने लगा दिया। तो आचार्यो गच्छति मतलब शिक्षक जाते हैं या शिक्षक जातो, असं टीचर जातो। ओके, अगर हमको अभी कम यहाँ पे लिखना है, कम मतलब अभी ये जाने की क्रिया किस पर हो रही है ये अगर हमको बताना है, तो हम अगर यहाँ पे लिखेंगे विहारन, विहारन, विहार हमने लिखा, तो विहारास या विहाराला या विहार को हमें ऐसा बनाना है या समझना है और ऐसा लिखना है। तो हम इस विहार को हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति अंग प्रत्यय लगाएंगे एक वचन में, तो ये विहारन हो गया। तो ये कम्म बन गया क्योंकि जाने की क्रिया किस पर हो रही है? विहार पर हो रही है, और वो क्रिया कौन कर रहा है? आचार्य कर रहा है, मतलब टीचर कर रहा है। तो ये ऐसा आचार्यो विहारन गच्छति मतलब शिक्षक विहार को या मराठी में विहारास या विहाराला जातो, गच्छति का मतलब होता है जातो, मतलब हिंदी में जाता है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। तो ये जो है ये प्रथमा विभक्ति है, ये जो है द्वितीय विभक्ति है, और ये जो गच्छति है ये क्या है? क्रियापद है। ओके, आचार्यो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, विहारन द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया, और गच्छति ये क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का ती प्रत्यय यहाँ पे वर्तमान काल का लग गया। ऐसा इसका ग्रामर है। ओके, तो इस वाक्य का अर्थ हो गया आचार्य विहार को जाते हैं या आचार्य विहारास जाता। अगर मैंने दूसरा, अगर इसी को ही हम अगर अनेक वचन में करना चाहते हैं, बहुवचन में करना चाहते हैं, तो पहले मैंने जो आपको पढ़ाया कि जो कर्ता और क्रियापद जो है तो उसको हम अनेक वचन में करेंगे। ओके, तो आचार्यों का क्या होगा अनेक वचन में? यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति आ प्रत्यय है। ओके, तो ये आ प्रत्यय बहुवचन का इस आचार्य को लगाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आचर्या। ओके, वो क्या हो जाएगा? आचर्या। आ प्रत्यय लगाया य को आचर्या, और विहारं हम जैसा है वैसा ही लिखें, विहारं। और ये जो है अभी क्रियापद जो है हमें तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कर्ता जो है तो अनेक वचन में है, तो इसीलिए क्रियापद भी हमें अनेक वचन में करना पड़ेगा। तो वो अनेक वचन में कैसा होगा? गच्छ प्लस अंति, अंति जो है अनेक वचन का प्रत्यय है, तो ये गच्छन्ति, ये ऐसा लिखना पड़ेगा। आचार्या विहारन गच्छन्ति, ये ऐसा वाक्य तैयार हो गया अनेक वचन में। तो यहाँ पे देखिए आचार्य प्लस आ अनेक वचन, मतलब अनेक आचार्य, एक नहीं अभी अनेक आचार्य, विहारन मतलब एक विहार को, क्योंकि अंग ये प्रत्यय जो है एक वचन में लगा हुआ है, विहारन एक विहार को, गच्छन्ति अभी यहाँ पे अनेक वचन का प्रत्यय लगा है प्रथम पुरुष का, तो जाते हैं, जाता है ऐसा हम नहीं कहेंगे, जाते हैं, क्योंकि ये कर्ता जो है क्रिया करने वाले जो है ये अनेक वचन में है, इसलिए ये क्रियापद भी हमें अनेक वचन में ही लिखना पड़ेगा। गच्छन्ति मतलब आचार्य विहारन गच्छन्ति मतलब अनेक आचार्य एक विहार को जाते हैं, मतलब अनेक शिक्षक अनेक टीचर विहारास व विहाराला जाता, तो ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब अर्थ हो जाएगा।
ओके, अनदर एग्जाम्पल आप हम लेंगे। एक मिनट, ये सब, हाँ, okay. अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, क्या लेंगे हम? दूसरा एग्जाम्पल। अभी हमें कर्म भी डालना है, मतलब कर्ता और कर्म ये भी हमें करना है। तो उसके लिए हम अभी दूसरा जो है, अब ये लेंगे। वेज्जो वेज्जो दीपं आहरति। वेज्जो दीपं आहरति। सॉरी, ये जो दीप जो है, इसको अब दूसरा करना पड़ेगा, तभी उसका मीनिंग ये हो। पहला दीपम, ओके। इस दीप का मतलब होता है दीप, मतलब दीवा बोलते हैं ना हम, वो कहते हैं। तो वे जो दीपम आहर, ये जो मूल जो है आहर का मतलब होता है लाना, और उसे ती लग गया, ये ती लग गया, प्रत्यय जोड़ दिया गया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ती प्रत्यय जो है वो वर्तमान काल का एक वचन का प्रत्यय है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो आहारति का मतलब होता है लाता है। ओके, आहारति का मतलब होता है लाता है। अभी हम इस आहार क्रियापद को हम पूछेंगे कि कौन लाता है। अगर इस वाक्य में हमें कर्ता ढूंढना है, इस वाक्य में हमें अभी कर्ता ढूंढना है, तो हम इस आहार को, आहारति जो क्रियापद है उसे हम पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तो आहार का मतलब होता है लाना। तो कौन लाता है? अगर हम इसे पूछेंगे क्रियापद को, तो वो जवाब देगा वैज्यो, मतलब वैद्य, मतलब डॉक्टर। ये वैज्यो जो है वो क्या हो गया? कर्ता हो गया, कर्ता हो गया। मतलब अभी वैज्यो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, खुद क्रिया कर रहा है, मतलब एक्शन मोड मध्ये है। अभी लाने की क्रिया किस पर हो रही है? अभी दूसरा प्रश्न जो है, हम इस क्रियापद को पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे? लाने की क्रिया किस पर हो रही है? ये दीप के ऊपर हो रही है। तो ये क्या हो गया? कम्म हो गया। मतलब दीप को लाने की क्रिया वेज्जो, मतलब डॉक्टर कर रहा है, इसका ये मतलब हो गया। तो ये जो मैंने अभी जो सीक्वेंस अभी बताया आपको, अगर आपको कोई अभी ये ऐसा ये सेंटेंस आपको उदाहरण के तौर पर लेने हैं बहुत सारे, तो पहले सबसे पहले किसे पकड़ना है? क्रियापद को पकड़ना है, मतलब वर्ग को पकड़ना है। तो ये वर्ग को पकड़ने के बाद वो हमें पता, अगर उसको हम सवाल पूछेंगे, दो सवाल, कौन क्रिया कर रहा है और किस पर क्रिया हो रही है, ये दो सवाल अगर हम क्रियापद को पूछेंगे तो वो हमें कर्ता भी बताएगा और कर्म भी बताएगा। इसीलिए ये क्रियापद को हमें हमारा दोस्त कहना है, दोष कर लेना है, मतलब हमारा मित्र बनाना है, क्योंकि वो सारे व्याकरण जो है, वाक्य का व्याकरण वो सब बताता है। वाक्य का व्याकरण क्रियापद बताता है। ये
क्रियापद जो है पाली भाषा में अगर आपको सीखना है अच्छी तरह से, तो क्रियापद से हमें लगाव करना चाहिए, या मतलब उसके साथ दोस्ती करना चाहिए। तो वो दोस्त के हिसाब से हमें जो जो भी प्रश्न हम उसको पूछेंगे, तो वो व्याकरण हमें, वाक्य का व्याकरण हमें बताते जाएगा। तो पहला हम पूछते हैं कि कौन लाता है, तो वो बताता है कर्ता लाता है, मतलब वे जो लाता है तो वो कर्ता हो गया। और क्या लाता है, किस पर क्रिया हो रही है, तो दीप पर, तो ये कम हो गया। तो ये जो दो दो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये सब में ध्यान में रखना है। और किसे पूछना है, क्रियापद को पूछना है। तो अभी इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया, इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया, मतलब वैद्य, एक वैद्य, क्योंकि ये वैद्य जो है एक वचन में, वैद्य दीप, हाँ दीप, मतलब हिंदी में दीप ही कहते हैं। तो ये पहला चाहिए या दूसरा, ओके। वैद्य दीप लाता है, आहारती का मतलब होता है लाता है, लाता है, ओके। ये वैद्यो दीपम आहारती का मतलब होता है वैद्य दीप लाता है, मतलब दीवा। मराठी में क्या है, दिवा, मतलब डॉक्टर म्हणजे वैद्य दीप म्हणजे दिव्याला किंवा दिव्यास आणतो। आहारतीचा अर्थ काय होतो मराठीमध्ये, आणतो, आणतो, ओके। तर मराठीमध्ये त्याच्या वाक्याचा उपयोग काय होईल, वाक्याचा अर्थ काय होईल, डॉक्टर दिव्याला किंवा दिव्यास आणतो, अशा प्रकारे त्याचा मराठीमधून त्याचा ट्रान्सलेशन होईल। तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्रथमा विभक्ती द्वितीय विभक्तीचे जे काही प्रत्यय जे आहेत, ओ आ अंग ए, हे लक्षात ठेवावे लागतील। और ये जो प्रत्यय है ये सिर्फ अकारांत शब्द को ही लगते हैं, मतलब नाउन को ही लगते हैं, अकारांत नाउन शब्दों को ही लगते हैं। जैसे बुद्ध, नर, मनुष्य, वाणिज्य, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, तो उसे ही ये अकारांत शब्द के प्रत्यय लगेंगे। और सारे, और हम यहाँ पे और उदाहरण लेंगे दूसरा। हाँ, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मीगा पतंग धावंती। किसी को कोई डाउट है, अभी मैंने जो पढ़ाया, जो उसमें कुछ किसी को, संदेश जी अगर किसका हैंड रेज हो तो उसको अनम्यूट कर दीजिए। केदारनाथ जी। हॅलो जयभीम सर. हाँ जय भीम। सर याच्या आधीची जे हे होतं स्क्रीन ते डिलीट केली का सर? हो, ते ओके डिलीट होऊन ओके, जाईल। काय बरं, काय हरकत नाही. हाँ हाँ, माझा स्क्रीनशॉट घ्यायचा लावून गेला त्याच्यामुळे. अच्छा अच्छा, अच्छा, काय हरकत नाही. ठीक आहे, आपण परत ज्यावेळेस ओके व्हिडिओ ओके ओके. दाखवू त्यावेळेस करून घ्या। हा पण माझ्या पाली भाषा शिकताना सती ही खूप जागृत ठेवावी लागते, हे पण लक्षात ठेवा। कारण त्यातला एक टिंब, एक मात्रा, एक काना, एखादा नियम जर मिस झाला, स्किप झाला, तर पुढे तुम्हाला कळणार नाही, ओके। हे सगळं बुद्ध धम्मच हा सगळा सतीचा प्रकार आहे। तुम्ही सती जागृत ठेवूनच तुम्हाला धम्म शिकता येईल। आप धम्म को कैसे सीखेंगे, अपनी सती को सती में रहने के बाद ही हम धम्म को सीख पाएंगे, ओके। मेघा पब्बतन धावंती, अजून कोणाचा आहे का हात वर, नाही ना, ओके। जी अभी बड़चे। रजनी हेलो जी। जय सर. हेलो, हाँ कहिए मैडम। हाँ एक मिनिट सर.
सर आता आपण द्वितीय विभक्तीमध्ये, हॅलो सर, आवाज ऐकू येतोय? हो, येतोय येतोय, बोला बोला बोला. तर तुम्ही असं सांगितलं की आपण ज्यावर क्रिया करतो त्याला आपण कर्म म्हणतो. हम्म. हॅलो. हो बोला, येतोय, मला आवाज येतोय. आणि आपण त्यालाच स ला ना लावतो असं तुम्ही सांगितलं सर. मग आपण मराठीतून हे ट्रान्सलेशन उदाहरण करताना, घेतलं. मराठीतून ट्रान्सलेशन करताना त्या पद्धतीचे ते प्रत्यय त्याला लावायचे. हा, तर हॅलो, आवाज नाही येते सर मला. माझा आवाज येत नाही तुम्हाला? हा बोला, तुमचा आवाज येतोय मला, बोला तुम्ही, बोला. हो, तर आपण हे उदाहरण घेतलं ना सर, आचार्यो विहारं गच्छति. आणि त्याचं अनेक वचन करताना आपण आचार्या विहारं गच्छन्ति असं लिहिलं. मग आपण हे जे केलं होतं वाणिज्यं आणि त्याचं वाणिज्य केलं होतं, मग कर्माला आपण अनेक वचन नाही करायचं का? आपण करू शकतो ना, डिपेंड अपॉन यू. मी आता फक्त एकाच विहाराला ते अनेक आचार्य जातात असं मला वाक्य तयार करायचं होतं, म्हणून मी तसं केलं. तुम्ही विहारांचं विहारे पण करू शकता. ओके, ठीक आहे. हा, तेच मला प्रश्न होता, कारण मी आचार्य विहारे गच्छन्ति असं लिहिलं आणि तुम्ही सांगितलं की आचार्य विहारं गच्छन्ति. आचार्य विहारे गच्छन्ति असं पण लिहू शकतो ना आपण. कर्म जे आहेत ना त्याला पण अनेक वचनामध्ये करू शकतो. आता ह्या वाक्याचा कसा अर्थ होईल बघा. अनेक अनेक शिक्षक हो, अनेक विहारांना जातात. असे करू शकतो आपण. तुम्हाला कसं वाक्य करायचं आहे त्याच्यावरती आहे, नाही का? आता म्हणजे असं पण वाक्य, हा बोला बोला. म्हणजे आपण एक वचनही घेऊ शकतो आणि अनेक वचनही. हो, घेऊ शकतो. ते ठीक आपल्यावरती आहे. अवलंबून. ओके, फक्त कर्ता आणि क्रियापद जे आहेत ना, यांची जोडी जी आहे ती फक्त तुम्ही नीट व्यवस्थित लक्षात ठेवायची. कर्ता एक वचनात, क्रियापद एक वचनात. क्रियापद अनेक वचनात, तर कर्ता पण अनेक वचनात पाहिजे. ही जोडी मात्र फोडायची नाही. हो, ते कळलं सर. चालेल, धन्यवाद सर. ओके. हा, पुढे कोणाला अजून काही विचारायचं असेल? सर जय भीम सर. हा, जय भीम, बोला सर. मिगा पब्बतं धावन्ति म्हणजे हरिणे एका पर्वताकडे धावतात, बरोबर सर? बरोबर. आणि याचं मी काय करतो की याचं अनेक पर्वताकडे जातात असं म्हणायचं आहे मला. तर मिगा पब्बते धावन्ति. व्हेरी नाईस. ओके सर. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. ओके, थँक्यू सर. हा, ओके. अजून कोणाला आहे का हँड रेस? नाही ना? नाही. ओके. हा, तर मिगा पब्बतं धावन्ति. ओके, तर सर जय भीम सर. माझा छोटासा वेगळा प्रश्न आहे सर. पालीमध्ये जेंट्स शिक्षक असेल तर त्याला आचार्य म्हणतात आणि लेडीज शिक्षक असेल तर त्याला आचार्य म्हणतात. ह्याच्यातला फरक नाही कळला सर. आपण इथे लिहिलंय आचार्य विहारे गच्छन्ति. तर आचार्य, तर मी असं ऐकलेलं आहे पालीमध्ये की लेडीज म्हणजे स्त्रियांसाठी उद्देशून बोलतात ही शब्द. एवढाच माझा प्रश्न आहे सर. अच्छा. हा. आता आचार्य कुठे आपल्या लेडीजला म्हणतात असं, लेडीज टीचरला. प्लीज हँड रेस करा म्हणजे तुम्ही रिप्लाय देऊ शकता. हा जी. हा सर, लेडीज टीचरला आचार्य म्हणतात असं मी पाली शिकताना ऐकलं होतं सर, म्हणून माझा तो प्रश्न आहे. बरं. लगेच सोडून टाकू आपण तो प्रश्न. स्त्रीलिंग मध्ये ना,
हा सर. स्त्रीलिंग मध्ये आकारांत शब्द आहे नाही का? स्त्रीलिंग मध्ये म्हणजे तो लता सारखा तो शब्द येणार. ते आपल्याला अजून स्त्रीलिंग शिकायचे आहेत. ओके ओके सर. जेव्हा आचार्य म्हणजे आचार्य आणि आचार्य शिक्षक किंवा शिक्षक असे म्हणजे शिक्षकामध्ये अनेक वचन शिक्षकच होतं. तर हे आचार्य हा शब्द मी लेडीज साठी ऐकलेला आहे, म्हणून मी माझा हात वर केलेला. हा बरोबर आहे. आचार्य आणि लतायो आचार्य आचार्यो ठीक आहे. हा जो शब्द जो आहे ना, हा शब्द मी तुम्हाला त्याच्यातला जो फरक जो आहे हा तुम्हाला सांगतो थोड्या वेळाने किंवा नंतर सांगतो. ओके ओके सर, धन्यवाद. आ करायचा का ओ करायचा तो शब्द मी सांगतो तुम्हाला. ओके ओके सर, ठीक आहे सर. स्त्रीलिंग मध्ये आणि काय म्हणतात याला पुल्लिंग मध्ये. ओके ओके सर, ठीक आहे सर, धन्यवाद. ओके ओके. जय भीम सर. हा बोला सर. आचार्य हा जो शब्द आहे तो पुल्लिंग आहे आणि आचार्य स्त्रीलिंग आहे, परंतु ज्यावेळेस अनेक वचन करतो त्यावेळेस आ प्रत्यय लावला जातो. मग त्यामुळे आचार्य रिया हा जो शब्द आहे तो स्त्रीलिंगही होईल आणि या ठिकाणी अनेक वचन सुद्धा होईल. अच्छा अच्छा अच्छा. नाही ठीक आहे, काय हरकत नाही. तुम्ही जे सांगितलं तेही बरोबर आहे, पण त्यातला नेमका जो फरक जो आहे ना तो तुम्हाला मी बघून सांगेल. ओके ओके. हा हा. तर या ठिकाणी आता आपण जे उदाहरण घेतो मिगा पब्बतंग धावंती. ओके तर या ठिकाणी मिगा हा काय आपलं सॉरी यामध्ये क्रियापद काय आहे? धावंती. ओके धावंती क्रियापद आहे. तर मी जैसे तुम्हाला सांगितलं जैसे मैंने आपको सभी को कहा कि अगर आपको पाली का अगर कोई वाक्य दिया है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, क्या पहचानना है? क्रियापद पहचानना है. ये क्रियापद. ओके ये क्रियापद को पहचानना है. तो क्रियापद कौन सा है इस वाक्य में? मिगा पब्बतन धावंती. तो इसमें धावंती ये क्रियापद है. ओके तो इसमें मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द है धाव. मूल शब्द बोलिए या धातु बोलिए. ओके धाव ये मूल धातु है. धातु ये धावंती में. अभी ये एक हो गया और दूसरा जो है इसमें इस धातु को कौन सा प्रत्यय लगा है? अंति प्रत्यय लगा है. धावंती को अंति प्रत्यय लगा है. तो अंति प्रत्यय जो है ये कौन से काल में आता है? मतलब टेंस में आता है तो ये वर्तमान काल में आता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में आता है. तो प्रेजेंट टेंस में आने के बाद ये अंति एक वचन है या बहुवचन है? तो इसका वचन हमें यहाँ पे लिखना है. वचन क्या है? यहाँ पे बहुवचन. बहुवचन.
ओके, बहुवचन। और फिर इसका मूल शब्द हो गया, अंति प्रत्यय हो गया, वर्तमान काल हो गया। हाँ, और अभी इसका पुरुष कौन सा है, क्योंकि ये क्रियापद है ना, तो पुरुष कौन सा आएगा इसका, प्रथम पुरुष, क्योंकि प्रथम पुरुष में ही ती अंति ये प्रत्यय आते हैं। और 6 नंबर जो होता है, तो ये क्या होता है, प्रथम पुरुष पुरुष हो गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अभी अर्थ कैसे लगाएंगे, ये धावंती का अर्थ हो गया दौड़ता है, दौड़ता है। ये हमें इसी तरह हमें हर शब्द का व्याकरण लिखना है, ये सीक्वेंस आप लिख लो। इसी तरह आपको हर एक शब्द का व्याकरण जो है मुझे बताना है, या ग्राम अपना होमवर्क में आपको करना है। क्रियापद के बारे में ये ऐसा आपको लिखना है। पहले मूल धातु लिखना है, फिर प्रत्यय लिखना है, फिर काल लिखना है, फिर वचन लिखना है, फिर पुरुष लिखना है, फिर बाद में अर्थ लिखना है। ओके, ये बात हो गई, किसकी बात होगी, क्रियापद की बात होगी। और अर्थ दौड़ता है। अभी मैं यहाँ पे दौड़ता है लिख देता हूँ, क्योंकि हम अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दौड़ता है। अभी पहला प्रश्न हम करेंगे क्रियापद को, तो क्या करेंगे, कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, तो हमें पता चलता है मीगा, मतलब हरिण, हाँ, डियर, मीगा। तो ये क्या लिखा है, मीगा, ये जो है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे मीगा। तो इसमें भी हम इसका व्याकरण कैसा लिखेंगे, मूल शब्द क्या है यहाँ पे, मूल शब्द जो है ये मिग है, मतलब हरिण। दूसरा, उसका प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, ये मिग को आ प्रत्यय लगा गया है, तो आ है। तो आ जो प्रत्यय है कौन से विभक्ति में आता है, मिगा, अभी ये क्या हो गया, नाउन हो गया ना, तो ये विभक्ति के पार्ट में, हिस्से में चला गया। और धावंती ये क्रियापद है, तो ये पुरुष के सेक्शन में चला गया। ओके, तो अभी आ जो है ये इसका विभक्ति आपको लिखना है, सॉरी, विभक्ति। ओके, विभक्ति आपको लिखना है। तो ये विभक्ति कौन सी आई, आ का प्रथम पुरुष में आ गया, प्लस सॉरी, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। और विभक्ति का वचन कौन सा आ गया, इसका वचन बहुवचन आ गया। ओके, मूल शब्द मिग हो गया, प्रत्यय आ गया, विभक्ति प्रथमा विभक्ति आ गई, वचन बहुवचन आ गया। और और क्या, बाद में अर्थ निकाल, हाँ, विभक्ति प्रथम पुरुष। और यहाँ पे हम और एक ऐड करेंगे, विभक्ति का अर्थ जो है ना वो भी लिखेंगे। विभक्ति का अर्थ मतलब ये कर्ता, विभक्ति का अर्थ क्या है, कर्ता। और 6 नंबर जो है शब्द का अर्थ, मतलब अनेक हरिण, हरिण। ये ऐसा कर्ता अगर मालूम होने के बाद इसका पूरा डिटेल जो है, व्याकरण जो है, हम इसे ऐसे लिखेंगे। ओके, ये कर्ता हो गया, यहाँ पे ये क्रियापद हो गया। अभी क्या बाकी है, कम्म बाकी है। तो कम्म क्या है, अंग, ये जो अनुस्वार जो है, ये जो बिंदु है, तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लगा दिया, तो इसीलिए ये कम्म हो गया। मतलब जाने की क्रिया, दौड़ने की क्रिया किस पर हो रही है, तो पब्बत पर हो रही है। तो ये पब्बत जो है, ये हम यहाँ पे पब्बतंग लिखेंगे। तो यहाँ पे मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द जो है
क्या है? पब्बत। ओके, इसको प्रत्यय कौन सा लगा है? अंग प्रत्यय लगा है। ओके, इसकी विभक्ति क्या आ गई? अभी विभक्ति द्वितीय विभक्ति आ गई। इसका वचन कौन सा आया? वचन एक वचन आया, एक वचन। ओके, अभी विभक्ति का अर्थ मतलब द्वितीय विभक्ति का अर्थ लिखना है। विभक्ति का अर्थ, हाँ? तो क्या है? कम्मा है, ये कम्मा है। ओके, और सबसे लास्ट में शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 सब आपको ये डिटेल्स यहाँ पे देना है। तो शब्द का अर्थ क्या हो गया? आपको मालूम है यहाँ पे कम को क्या लगाना है, हमें मराठी में ट्रांसलेशन करना है तो स या ला, और अनेक वचन में ना, और हिंदी में को, ऐसा हमें लिखना है। तब क्या लिखना है? पब्बत का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वता स या पर्वताला या पर्वत को या पहाड़, हिंदी में क्या कहते हैं? पर्वत को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्वत, पब्बत, पहाड़च म्हणतात। भगवान जेठे क्या कहते हैं? पब्बत, पहाड़च कर। पहाड़ ना, हाँ, पहाड़ को। ओके, ऐसा। तो ये अभी मैंने जो ये पैटर्न जो बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा, अगर आपको ऐसे इस तरह से अगर सेंटेंस आ गए तो आपको उसका जो पोस्टमार्टम है, मतलब डिटेल जो है वो इसी तरह लिखना है, 6 के हिसाब से। ओके, सिर्फ क्रियापद में आपको पुरुष आएगा और कर्ता और कर्म में विभक्ति आएगी। ये इतना आपको डिफरेंस जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह मिगा पब्बतंग धावंती, मतलब ये जो है मिगा कहाँ पे है? ये मतलब अनेक हरिण पर्वत को या पर्वताला दौडता है या धावतात, असं या वाक्याचा अर्थ होईल। हे सगळं लिहून घेतलं का सगळ्यांनी? हे अतिशय महत्वाचं आहे। क्रियापद, नंतर कर्ता आणि पब्बत, तर हे 6 पॉइंट सगळ्यांनी लिहून घ्या। लिहिलेत का सगळ्यांनी? याच्यानुसारच तुम्हाला व्याकरण शिकायचं आहे। लिहून घेतलं का सगळ्यांनी? किरण अधिकरणे काय हँड रेज केला? अनम्यूट करा बरं यांना, संदेश। किरण जी प्लीज अनम्यूट माइक। हा लिहिलं सर, सांगायचं होतं लिहिलं म्हणून। ओके ओके, अजून दुसरं कोणाला काही शंका आहे यामध्ये? प्रल्हाद जाधव, हॅलो, हा बोला सर। हा जी सर, सगळं बरोबर आहे। फक्त पहिला जे आहे ते सावं अर्थ जो आहे ना याचा धावंती, धावंती आहे ना, तर अर्थ दौडता है तर दौडते है असं पाहिजे, असं मला वाटतं सर। हा ठीक आहे, बरोबर, दौडते है, हा अनेक वचनामध्ये दौडते जी आहे। जी सर, येस येस, करेक्ट। हा, इट इज अ व्हेरी गुड सिम्पटम्स। आलं लक्षात? तुम्ही म्हणजे व्यवस्थित बघतायत आणि काही चूक राहिली तर ते तुम्ही मला सजेस्ट करतायत। इट इज अ व्हेरी नाईस। ओके, हा, आणखी कोणाला काही? मी आता तुम्हाला
काही वाक्य देणार आहे. ते वाक्य आहे ते याप्रमाणे तुम्हाला होमवर्क करायचं आहे त्याच्याप्रमाणे, आणि त्या वाक्याचं ट्रान्सलेशन करायचं आहे. ओके, त्या वाक्यांचं ट्रान्सलेशन करायचं आहे. मी तुम्हाला काही वाक्य देतो इथे. हा स्क्रीन क्लिअर करू मी? हो सर. हे सगळ्यांनी लिहून घ्या, मूल शब्द प्रत्यय वगैरे जसं आहे तसं. ओके. मी 5 वाक्य देतो, त्याचं तुम्हाला ट्रान्सलेशन करायचं आहे. ओके. पहिलं वाक्य घ्या. दारको भत्तंग आहरती. ओके. सेकंड वाक्य घ्या. कुक्करो वानरंग दसती. ओके. तिसरं वाक्य घ्या. युद्ध को कुत्ता ओदनंग ददंती. ओके. चौथं वाक्य या. धारका चिवरे याचंती. ओके. 5वं वाक्य आपण घेऊया. ब्राह्मणो दुःखे छिंदन्ति. ओके. हेच वाक्य भविष्य काळामध्ये दारको भत्तंग आहरिस्पती. ओके. हेच वाक्य कुक्करो वानरंग दसती. ओके. हेच वाक्य कुत्ता ओदनंग ददिस्सन्ति. दारका चिवरे याचिस्सन्ति. ब्राह्मणो वृक्षे छिंदति. ओके. हेच वाक्य पुढे भूतकाळामध्ये दारको भत्तंग आहरी. ओके. नंतर
कुक्करो वानरं दसी, नंतर कुत्ता ओदनं दिन सु. नंतर हेच वाक्य भूतकाळामध्ये धारका चिवरे याचिन्सु, याचिन्सु. ओके. आणि शेवटचं वाक्य ब्राह्मणो रुखे चिंदिसती. इथे काय होईल? भूतकाळामध्ये ब्राह्मणो रुखे छिंदी छिंदी. ओके. तर हे अशा प्रकारे मैंने आपको वर्तमान काल के भी वाक्य दिए हैं, भविष्य काल की भी दिए हैं और भूतकाल की भी वाक्य दिए. तो हर एक शब्द का जो है व्याकरण आपको लिखना है. 6 ऐसा जो मैंने बताया ना, मूल धातु वगैरह वगैरह, ये दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ओके. हा तुमच्यासाठी काय आहे? होमवर्क आहे. हे प्रॅक्टिस केली तरच तुम्हाला पुढे पाली भाषा व्यवस्थित शिकू शकाल किंवा समजेल. ओके. कोणाला काही प्रश्न आहे? हाँ बोला केदारनाथ जी. म्यूट करा प्लीज. कुक्करो, कुक्करोचा अर्थ काय होतो? कोंबडी. हाँ कुक्करो हे दुसरं वाक्य. कुत्रा कुत्रा. हा, सुनख, सुनख येते ना एक त्याला शब्द, पर्यायी हाँ शब्द. आहे ना, सुनख पण शब्द आहे. अच्छा, सुनख म्हणजे पण कुत्रा होतो. अच्छा, थँक्यू थँक्यू सर. ओके. अजून हे सगळे वाक्य लिहून घेतले सर्वांनी? सबने ये वाक्य लिख लिए? मैं ये स्क्रीन शेयर अभी स्टॉप कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ. कोणाचा हँड रेज नाही ना संध्याची? नाही नाही. हाँ मी हे क्लियर करतो. लिख लिए सबने? शोभा, शोभा जी अनम्यूट कीजिए. हाँ बोलिए. थोड़ा एक बाकी सर लिखने का. हाँ लिख लो, लिख लीजिए. अभी जो लोग ये होमवर्क करेंगे और जो बराबर करेंगे वही लास्ट तक यहाँ पे ये क्लास में टिक पाएंगे. मेरा कहने का मतलब है, अभी पाली भाषा तो बहुत सीधी और अच्छी है सीखने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है. तो जैसे ही आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से ये होमवर्क करते रहेंगे, मैंने जैसे सिखाया, तभी आप अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे. नहीं तो आप इस क्लास से क्या क्विट कर जाएंगे. ओके. कौन है अभी? हेलो, प्रणाम सर. हाँ प्रणाम प्रणाम. सर इसका हिंदी सबका, हाँ इसका हिंदी क्या सर? दारको भातम आहारती, सभी का हिंदी. अच्छा अच्छा अच्छा, सभी का. दारको मतलब लड़का. हाँ, दारको मतलब लड़का, भत्तम मतलब खाना, आहारती मतलब लाना, आहारती मतलब लाता है, दारको का मतलब होता है लड़का. ओके. लड़का भात दूसरा जो, लाता है. हाँ यस यस. लड़का दूसरा भात जो, लाता है. हाँ दूसरा जो सेंटेंस है, कुक्करो का मतलब होता है कुत्ता. हाँ,
वानर का मतलब होता है मंकी, हाँ, वानर। और डस का मतलब होता है, डसना मतलब काटना, हाँ, काटना। मतलब कुत्ता बंदर को काटता है। यस यस यस। आप तो अभी बता रहे हैं, लेकिन ये मैंने होमवर्क दिया है, तो वो जैसे मैंने ये जो 6 स्टेप में बताया ना, वो लिखना है आपको। हाँ जी सर। हाँ कुत्ता ओदनम खदंती, हाँ मतलब पुत्र हाँ चावल दे रहे हैं, क्या हिंदी हुआ सर? हाँ, बराबर है। अनेक क्या पुत्र हुआ? चावल को दे रहे हैं, मतलब चावल हाँ, चावल को दे रहे हैं, मतलब ये अनेक वचन में है। जी सर। हाँ, तारका का मतलब ये लड़का होता है। चीवर का मतलब भिक्खु जो पहनते हैं ना, उसे चीवर कहते हैं। जी सर। हाँ, याचक का मतलब होता है मांगना, हाँ, रिक्वेस्ट करना। ओके। लड़का चीवर मांगते हैं। चीवर, एक चीवर नहीं, अनेक चीवर है ना यहाँ पे, अच्छा, बहुवचन में चीवरे चिवरों है। को मांगते हैं, चिवरों को हाँ, मांगते हैं। अनेक लड़के अनेक चीवरों को मांगते हैं। लड़के ब्राह्मणों, चिवरों को मांगते हैं। हाँ, और ये ब्राह्मण ब्राह्मणे को ब्राह्मण, हाँ, रुक्ख का मतलब ब्राह्मण वृक्ष होता है, और छिंद का मतलब होता है काटना। ब्राह्मण पेड़ को काटते हैं, काटता है, हाँ हाँ, छिंदती। एक पेड़ को या अनेक पेड़ को काटता है। मैंने पंडित पेड़ को काटता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, एक पेड़ को काटता है या अनेक पेड़ को काटता है? एक पेड़ को काटता है। हाँ, रॉन्ग बताया आपने। छिंदती, छिंदती। नहीं, ये रुखे जो है ना, ये रुखे अनेक जी वचन में है ना, रुख प्लस ए। जी। ये अनेक पेड़ को काटता है, एक पेड़ को नहीं। तो छिंदती माने काटता है। हाँ, मतलब एक ब्राह्मण अनेक पेड़ों को काटता है, जी ऐसा जी। इसका, हाँ, ऐसा है इसका ब्राह्मणों। ट्रांसलेशन। तो हर एक शब्द का अगर आप ऐसा क्या बोलते हैं उसका एनालाइज करेंगे, तो ये ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा। अभी ये भविष्य काल है और ये भूतकाल है। ओके, ये चंद्रकांत सिंह कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं, वही बोलिए। हाँ, आगे कोई है? भंतेजी आहेत का संतजी? हाँ आहे. वंदामी भंतेजी? हो सर. हाँ, म्हटलं तुम्हाला काही शंका असेल तर विचारा. नाही 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 सर. व्यवस्थित समजलंय ना? हो सर. हा, तर हे होमवर्क आपल्याला करायचं आहे, त्यांनी प्रॅक्टिस होईल छान व्यवस्थित. हा हा, दुसरं कोणी हँड रेस केलेला आहे? हॅलो, नमस्कार सर. नमो हा बुद्धाय. हा, मी 23 तारखेपासून 10 दिवसाच्या कोर्सला जाते. माझं हे 2-3 वेळा हे होईल, अच्छा. गॅप पडेल. तर मग हे रिव्हिजनचे क्लासेस होतात ना, हो संदेश हो हो हो. संदेशचे हे 10 दिवसानंतर हा यांचे जे क्लास हे होतील ना, मिस होतील, तर ते दाखवा तुम्ही व्हिडिओ रिव्हिजन मध्ये. ओके मॅडम. जय भीम सर. हा, जय भीम. सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही शिकवता, तर एकदम छान पद्धती, आणि मला पहिल्यांदा सगळं ग्रामर काय आहे त्याचा एवढा कंटाळा येत होता आधी, पण तुम्ही ज्याप्रमाणे शिकवता, तर त्या विषयाला मध्ये एक इंटरेस्ट यायला लागला, म्हणजे मला समजायला लागलं सर. खरं म्हणजे जे डोक्यावरून खरंच जायचं, इंटरेस्ट आहे. अच्छा हो, अच्छा. तर ते याच्यामध्ये एवढं तुम्ही एवढ्या मुळाचं म्हणजे खरंच म्हणजे काही शंकाच नसतं, आणि त्यामध्ये मला जो हे होतं त्याच्यातून समजत नव्हतं, तर आता ते समजायला लागलं खरं म्हणजे. अच्छा अच्छा अच्छा. काय नाव सर थँक्यू आपलं? व्हेरी मच सर. मी भगवान जेठे सर, नाही मुंबई. अच्छा, बाबा जेते बोलतायत ना? हो नाही, सर. खूप सर, इंटरेस्टिंग आहे. आता हो हो सर, खूप. तुम्हाला ट्रान्सलेशन आहे, पण ज्यावेळेस तुम्ही
पालीचे बुद्ध वचन ज्यावेळेस तुम्ही वाचाल, सुत्त वाचाल, धम्मपद वाचाल, नंतर जातक कथा वाचाल, तर त्याचे अर्थ ज्या वेळेस कळतील ना, तर तुम्हाला आकाश ठेंगणं होऊन जाईल साहेब. इतका आनंद आहे याच्यामध्ये. सर खरं सर 2 वर्ष मी MA करताना जेवढं ग्रामर नाही मला समजलं, तेव्हा ह्या आपल्या 5 पिरियड मध्ये मला समजलं सर. व्हेरी नाईस सर. इट्स अ तुम्ही जे प्लेजर. शिकवला. हा, छान सर. थँक्यू सर. या सर. ओके. थँक्यू. आशा माने. कोण आहे? हे शेअरिंग स्टॉप करू का मी? हॅलो. हा बोला हॅलो. मॅडम, बोला. हा बोला. सर. हा, जय भीम सर. आतापर्यंत 5 आपले क्लासेस झालेले आहेत, पण मागील क्लास थर्सडे पासून मी क्लास सुरू केलाय. पण त्याच्या अगोदर जे 3 क्लासेस वगैरे झालेत त्यामध्ये काही शिकवलं मला काही कळालेलं नाहीये सर. मग ते कुठे पाहता येतील का, म्हणजे तुमचे रेकॉर्ड आहेत किंवा त्याच्या नोट्स काही किंवा असं काही लेखनासाठी, अभ्यासासाठी? तुम्हाला ते संदेश जे सांगतील त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. खरंच मागचे जे लेक्चर्स जे आहेत ना, संडेचे एक दिवस जो असा ठरवून टाका आठवड्यातला, त्यामध्ये रिव्हिजनचे. रविवारी घेतो सर, रविवारी घेतो. दर रविवारी दुपारी हा. किंवा उपवासाच्या दिवशी दुपारचं लेक्चर असतं. तसं ग्रुपवर तुम्ही असालच तर तुम्हाला समजून जाईल ते. हा, बस दॅट्स ऑल. प्रत्येक क्लासचे रिव्हिजन होत जातात. ओके. कधी कधी सर वेळ मिळत नाही ना कामामुळे, आणि त्याच्यामुळे ते पाहता येत नाही किंवा अटेंड करता येत नाही त्या मग वेळेमध्ये. रविवारीच कन्फर्म ठेवू. रविवारी शक्यतो सगळ्यांची सुट्टी असतात, नाही तर मग रात्रीचा टाइम नाही, कारण मीच बिझी असतो. हो, म्हणजे असं काही रेकॉर्डेड तो क्लास जरी पाठवला तरी आम्हाला होऊन जाईल सर. नाही, म्हणजे सध्या तरी व्हिडिओ पाठवले नाही करायचे. त्याच्यामुळं आम्ही क्लास झाल्यानंतर ते करणार, परंतु आता सध्या तरी तुम्हाला फक्त रिव्हिजन साठी आम्ही लाईव्ह झूम वरतीच दाखवणार. पण किमान सर आता जे झालेले 3 क्लासेस ते तरी आम्हाला पाठवू शकता का, कारण आम्हाला काहीच कळणार नाही ह्याच्यातलं. म्हणजे बघा उपासिका, ते क्लास तुम्हाला सांगितलं आहे ना, संडेला जे आहे ना, संडेला तुम्हाला ते तिघी क्लास ते तुम्हाला दाखवतील. तुम्ही संडेला वेळ काढून बघा. ठीक आहे. ओके सर, ठीक आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. हॅलो. हा बोला. हा सर, जय भीम सर. हा बोला मॅडम. हा सर, मला हे विचारायचं आहे की आपण हे जे होमवर्क दिलेलं आहे ना सर, तर यामध्ये जसं आता तुम्ही प्रत्येक क्रियापद, कर्ता, कर्म याचं जसं विश्लेषण करून दिलेलं आहे, तसंच करायचं आहे की फक्त वाक्याचं ट्रान्सलेशन करायचं आहे, हे विचारायचं होतं सर. नाही. जसं मी तुम्हाला सांगितलं ना, कर्ताचं 6 स्टेप्स मध्ये विश्लेषण करायचं आहे, कर्माचं 6 स्टेप्स मध्ये विश्लेषण करायचं आहे, क्रियापदाचं पण करायचं आहे. अशा पद्धतीने करा आणि हीच प्रॅक्टिस ठेवा, तरच तुम्हाला खूप म्हणजे त्याच्यामध्ये आनंद येईल आणि करेक्ट ट्रान्सलेशन. अगदी ओके सर, थँक्यू सर. चुकूच शकत नाही. जगामधला कोणी आला तरी तुम्हाला म्हणणार नाही की हे चुकीचं आहे म्हणून. इतकं परफेक्ट ते होते. ओके. नेक्स्ट. हॅलो. हा, मी नांदेडहून नरवाडे सर बोलतो सर. कुठून? नांदेड. हा बोला सर, बोला. हा, अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने आपलं शिकवणं चालू आहे सर. बरं, थँक्यू सर, थँक्यू. हा, आम्ही नांदेडला ऑनलाईन पालीचे क्लास घेतलेले आहेत, माधवराव सरपे सर आणि मी. हा, तर तुमची पद्धती आम्हाला खूप आवडली सर. त्यासाठी तुम्हाला धन्यवाद देण्यासाठी मी फोन केला. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. तुती धन्यवाद. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. ओके. प्लीज अनम्यूट माइक. हेलो, प्रणाम सर. सर, भूतकाल में हिंदी क्या हुआ? अतीत काल. जैसे दारको भत्तम आहारी. आहारी, हाँ. इसका हिंदी क्या हुआ? दारको भत्तम आहारी मतलब
लड़के ने भत्तन मतलब खाना, लड़के ने खाना लाया, मतलब आहारी का लाया मतलब ना, खाना हाँ, लाया, लाया। हाँ, मतलब ये अतीत काल लाया। में हो गया। हाँ अच्छा। हाँ कुकरो बानरम डसी मतलब डसा, हाँ हाँ हाँ, यस, काट लिया, काटा। काट, काटा। अच्छा। हाँ और मतलब इसमें हो गया ददिसु दिया, हाँ, ददिसु दारका न पुता ओदनम ददिसु, ददिंसु, उसमें अनुस्वार है, बिंदु है, ददिंसु, इंसु। हाँ पुता ओदनम ददंती, दी, तो दिया, ददंती दिया ददिसु, दिया, अनेक दी पुत्र भात या को, दिए। अनेक पुत्रों ने भात को दिया। अच्छा जी सर। हाँ, इस मतलब द्वारका चिवरे याचिसु, याचिंसु। हाँ, जी इसका हिंदी तो लड़का अनेक, चिवर दिया। नहीं दारका है ना, तो अनेक है ना, अनेक वचन में है, दारक प्लस आ प्रत्यय लग गया, तो फिर ये अनेक बालक हो गए, मतलब लड़के हो गए। अनेक बालकों ने, क्या है वाक्य, क्या है चिवर दारका? दिए, अनेक हाँ बालकों ने चिवर दिए। हाँ, अनेक बालकों ने अनेक चीवर दिए, वो चीवरे भी है, अनेक वचन में चिवर है। मांगते हैं अच्छा याचिसु। अच्छा अच्छा, चीवरंग याचिंसु, ये चीवर को मांगते हैं। अच्छा, चिवर मांगते हैं जी सर। हाँ, मतलब अनेक वचन आएगा में जी याचिंसु वो सर। कर रहे हैं क्या आप, याचिंसु? जी याचिसु। तो फिर ये भूतकाल में हो गया ना, ये भूतकाल में हो गया, मतलब जी सर, तो मांगे। भूतकाल में। हाँ, तो मांगे। अब ब्राह्मणों रुखे छिंदी, हाँ, तो एक एक ब्राह्मण ने अनेक पेड़ को काटा। काटा, पेड़ काटा जी। और आहरिषति जन्म में लगा हुआ है प्रत्यय, तो भविष्य काल का है। तो उसका एगो का हिंदी सर बता देंगे। दारको आहर्षति। भक्तम आहारसी, हाँ, आहरिषति। दारको भत्तंग आहरिषति, मतलब लड़का खाना लाएगा। अच्छा, खाना लाएगा। हाँ, मतलब भविष्य काल में है ना, वो लाने जी वाला सर, है, लाएगा। ऐसी अभी उसी तरह लाएगा। उसका ट्रांसलेशन कीजिए आप। ओके। जी सर, जी सर, हो जाएगा सब।